हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड लाइफ साइकिल पैटर्न इन लाइकोपोडियम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि लाइकोपोडियम के गेमिटोफाइट या युग्मोद्भिद में मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि एंथ्रीडियम में बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनियम में एग सेल का निर्माण होता है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट या फ्यूजन के बाद जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और जाइगोट के डेवलपमेंट से जो एम्ब्रियो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, और लाइफ साइकिल पैटर्न इन लाइकोपोडियम और लाइकोपोडियम में जीवन चक्र किस प्रकार का होता है। इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, एग एंड स्पर्म। जब हमारे गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, जिसे हम एग सेल और स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। इनके फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। At the time of fertilization, the neck canal cells and the ventral canal cells disorganize, and the cells of the uppermost tier of neck slightly separate apart, forming a passage up to the egg. और जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मीन्स हमारे जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो एग सेल तक पहुंचकर यूनाइट होते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो हमारे नेक सेल तक पहुंचते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो उस वक्त ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं, ये सारी नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल, ये सारी की सारी सेल्स डिसॉल्व हो जाती हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। मीन्स इनके अंदर की जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है और एक पैसेज बन जाता है, क्योंकि ऊपर की जो कवर सेल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से थोड़ी सी दूर हो जाती हैं और एक पैसेज का निर्माण करती हैं, जिससे कि हमारे एंथ्रोजॉइड्स एग सेल तक पहुंच सकते हैं। तो ऊपर की कवर सेल्स थोड़ी सी एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। बीच की ये जो नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं ये डिसॉल्व हो जाती हैं और एक म्यूसिलेजिनस जो वाटरी पैसेज है वो हमारे नेक के अंदर बन जाता है, और जिसके बाद एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्मेटोजॉइड्स वो एग सेल तक पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हमारे लाइकोपोडियम के लिए निषेचन या फर्टिलाइजेशन वाटर की प्रेजेंस में होता है। द बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स रीच द आर्चिगोनियम बाय स्विमिंग इन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ प्रोथेलस, और जो प्रोथेलस या गेमिटोफाइट है उसके सरफेस पर जो पानी मौजूद होता है उस पे स्विम करके हमारे एंथ्रोजॉइड्स आर्चिगोनियम या एग सेल तक पहुंचते हैं। द एंथ्रोजॉइड्स आर परहैप्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स द नेक ऑफ आर्चिगोनियम बाय अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट, और साथ ही साथ पानी तो पूरे सरफेस पर ही होगा, लेकिन जो एंथ्रीडियम है वहाँ से आर्चिगोनियम तक हमारे एंथ्रोजॉइड्स कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन या मूवमेंट के द्वारा आर्चिगोनियम तक पहुँचते हैं। मीन्स इनके अंदर एक केमिकल अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एंथ्रोजॉइड्स आर्चिगोनियम की तरफ ही मूव करते हैं। दे एंटर द आर्चिगोनियम थ्रू नेक एंड रीच द एग, और ये जो हमारे एंथ्रोजॉइड्स हैं वो नेक सेल तक पहुंचते हैं। उस दौरान नेक सेल्स आपस में थोड़ी सी दूर हो जाती हैं, नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल डिसॉल्व हो जाती हैं और एक पैसेज बनाती हैं, वाटरी पैसेज, जिसके थ्रू होता हुआ हमारा जो एंथ्रोजॉइड्स है वो एग सेल तक पहुंचता है।
Only the nucleus of one एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस, और सिर्फ एक एंथ्रोजॉइड्स का न्यूक्लियस हमारे एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है या यूनाइट होता है, thus forming a diploid structure known as oospore. चूंकि एंथ्रोजॉइड्स भी हैप्लॉइड हैं, एग सेल भी हैप्लॉइड है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है तो 2n यानी कि डिप्लॉइड oospore का निर्माण होता है। और जैसे ही डिप्लॉइड सेल होती है हमारी, वो स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड्स द गैमेटोफिटिक जनरेशन, और जैसे ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, वैसे ही गैमेटोफिटिक जनरेशन का एंड हो जाता है और स्पोरोफिटिक जनरेशन या बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसके अंदर मौजूद हैं, उसमें एंथ्रीडियम जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और आर्चिगोनियम जिसके अंदर एग सेल होती है। फर्टिलाइजेशन में ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और दोनों 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले जाइगोट या oospore का निर्माण करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेटोफिटिक अवस्था का अंत हो जाता है और स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो जाती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब जैसे ही स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हुई, ये जो हमारा जाइगोट है, एम्ब्रियो के अंदर इसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज एक्सट्रीमली स्लो। जैसा कि हमने हमारे स्पोरोफाइट में जब स्पोर्स बने थे उसमें भी देखा था कि स्पोर से गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत ही स्लो होता है, कई बार 6 से लेकर 15 साल भी लग जाते हैं। इसी प्रकार से गैमेटोफिटिक स्टेज से स्पोरोफिटिक जब स्टेज आती है, मीन्स जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है, इस oospore या जाइगोट से एम्ब्रियो के जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत ही स्लो होता है और इसमें भी कुछ साल लग सकते हैं। इन लाइकोपोडियम, embryo develops downwards into the gametophytic tissue instead of developing upward, that is towards the neck of the archegonium. अब आर्चिगोनियम में हमने स्ट्रक्चर में ही पढ़ा था कि जो एग सेल है वो सबसे नीचे की तरफ प्रोथेलस में अंदर की ओर एम्बेडेड होती है। अब यहाँ पर जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और डिवीजन के बाद हमारे एम्ब्रियो बनने लगता है, तो ये जो डेवलपमेंट है इसके बाद ये जो एम्ब्रियो वो ऊपर की तरफ वृद्धि करने की बजाय जाइगोट नीचे की ओर प्रोथैलस में और नीचे की ओर धंसता चला जाता है और नीचे की ओर उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द oospore इज ऑलवेज ट्रांसफर। जो इसका पहला डिवीजन होता है वो ट्रांसफर्स डिवीजन होता है, जिससे कि 2 कोशिकाएं बनती हैं, अपर एपीबेसल सेल और लोअर हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल जिसको हम एम्ब्रियोनिक सेल भी कहते हैं। तो इस प्रकार एक जाइगोट से जो हमारा oospore है उसकी सिंगल सेल से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, ऊपर की एपीबेसल सेल जो बाद में सस्पेंसर का काम करती हैं और नीचे की एम्ब्रियोनिक सेल। द अपर सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर एंड बिहेव एज सस्पेंसर। ऊपर की जो कोशिका है इसके अंदर और कोई भी विभाजन नहीं होते हैं और ये सिंगल सेल ही सस्पेंसर सेल के रूप में काम करती है। अब जो हमारी नीचे की कोशिका है जिसे हम एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं, पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसी कोशिका से होता है। द लोअर सेल embryonic cell divides by 2 vertical divisions at right angle to each other। अब ये जो नीचे की कोशिका है इसके अंदर 2 बार विभाजन होते हैं, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से, मीन्स राइट एंगल टू ईच अदर, मीन्स 90 डिग्री एंगल पर, जिससे कि 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। फॉलोड बाय अ ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग 8 सेल्स। अब ये जो 4 कोशिकाएं हैं इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो 4 ऊपर की तरफ 4 कोशिकाएं और नीचे की तरफ 4 कोशिकाएं। इस तरीके से एक ऑक्टेंट या 8 जो सेल है वो स्ट्रक्चर बन जाता है।
The four cells of the octet situated near the suspensor by further division form a multicellular foot. अब जो सबसे ऊपर की चार कोशिकाएं हैं ऑक्टेंट में, ये एक ऑक्टेंट है। चार कोशिकाएं हमने यहाँ दिखाई दे रही हैं और चार ही इसके पीछे की तरफ होती हैं। ये जो चार कोशिकाएं हैं, इसमें ऊपर का जो टीयर दिख रहा है इसके अंदर चार सेल्स होती हैं और नीचे के टीयर में चार चार कोशिकाएं होती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं इनमें से ऊपर का जो चार सेल्स हैं, द फोर सेल्स ऑफ द ऑक्टेंट, जो कि सस्पेंसर के पास में हैं, इनसे एक मल्टी सेलुलर फुट का निर्माण होता है। मीन्स ऊपर वाला जो चक्र है, ऊपर की चार कोशिकाएं वो एक फुट का निर्माण करती हैं, which acts as a hostorium and helps in the absorption of food material from the gametophytic tissue। जैसा कि हमने कहा कि जो हमारा आर्चिगोनियम है, जिसके अंदर एग सेल सिचुएटेड थी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऊस्पोर या जाइगोट बन गया। ये डेवलपमेंट के बाद प्रोथेलस में और नीचे की तरफ धंसता चला जाता है और यहाँ पर ये जो न्यूट्रिशन लेने का काम है वो हमारे गेमेटोफाइट से ही करते हैं। तो जो फुट बनता है, इस फुट का काम होता है कि ये फूड मटेरियल को गेमेटोफाइटिक टिश्यू से एब्जॉर्ब करता है। Out of the four remaining cells of the octant, the two cells towards the meristematic region give rise to the stem। अब इस 8 सेल में से जो दूसरी चार कोशिकाएं थी, ये वाली, ये जो चार कोशिकाएं हैं, इनमें से दो कोशिकाएं स्टेम का निर्माण करती हैं और दो लीफ का निर्माण करती हैं। मीन्स ऊपर की तरफ की जो चार कोशिकाएं हैं उनसे फुट का निर्माण होता है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है। नीचे के टेयर में जो चार कोशिकाएं हैं उनमें से दो कोशिकाएं स्टेम बनाती हैं और दो कोशिकाओं से लीफ का निर्माण होता है। The primary stem is short-lived and is placed by adventitious outgrowth which give rise to the horizontal stem। और जो प्राइमरी स्टेम होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मीन्स थोड़े समय बाद वो डेड हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक एडवेंटिशियस आउटग्रोथ, जिससे कि हॉरिजॉन्टल स्टेम का निर्माण होता है। मोर रूट्स डेवलप फ्रॉम द स्टेम, और बहुत सारी और रूट्स स्टेम से डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ फुट बन जाता है जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है और इस सस्पेंसर सेल के पास में होता है। यहाँ पर स्टेम का निर्माण होता है और इस स्टेम से कुछ रूट्स निकल जाती हैं और साथ ही साथ लीफ या पत्तियों का निर्माण भी होता है। The primary roots of the sporophyte are exogenous in origin while those arising later on are endogenous। तो यहाँ पर जो प्राइमरी रूट्स हैं वो एक्सोजीनस होती हैं और जो बाद में जो रूट्स बनती हैं वो एंडोजीनस होती हैं। The embryo obtain its nourishment from a long time from the gametophyte। और जो हमारा एम्ब्रियो या भ्रूण है जिसके अंदर फुट मौजूद होता है, ये फुट अपना ज़्यादातर न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मीन्स बहुत एक लंबे समय तक फुट के द्वारा न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद अवस्था से ही एब्जॉर्ब किया जाता है। In some species like Lycopodium cernum, the gametophyte is generally green। स्टूडेंट्स, जब हमने लाइकोपोडियम के गैमेटोफाइट यानी कि टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट के बारे में बात की थी, तब हमने पढ़ा था कि टाइप 1, जिसे हम सर्नम टाइप भी बोलते हैं, उसके अंदर युग्मोद्भिद जनरली ग्रीन कलर का होता है। द oospore normally divides transversely forming suspensor and embryonic cell। और इस प्रकार के गैमेटोफाइट के अंदर जो हमारी oospore है, मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है, उसके अंदर सबसे पहले एक सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनिक सेल का निर्माण होता है। द एम्ब्रियोनिक सेल फॉर्म्स एन ऑक्टेंट, और एम्ब्रियोनिक सेल से एक ऑक्टेंट मीन्स 8 कोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण होता है। द टीयर विच गिव्स राइज टू स्टेम, लीफ एंड प्राइमरी रूट्स develop into a massive spherical structure of parenchymatous cells known as protocom। तो लाइकोपोडियम सर्नम के अंदर प्रोटोकॉम का निर्माण होता है। और प्रोटोकॉम क्या है? एक जो हमारा एम्ब्रियो है जिसके अंदर प्राइमरी रूट और लीव्स और स्टेम सिचुएटेड होते हैं।
It grows through the gametophyte, becomes green and develop rhizoids on the lower surface. और ये जो प्रोटोकॉम है इसके लोअर सरफेस पर राइजॉइड्स उत्पन्न हो जाते हैं और ऊपर की तरफ कॉटिलिडन्स या लीव्स का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से एक नए स्पोरोफाइट का जन्म होता है। द अपर सरफेस ऑफ द प्रोटोकॉम गिव राइज टू फ्यू टू मैनी इरेक्ट आउटग्रोथ्स विच आर लीफ लाइक एंड नोन एज प्रोटोफिल्स। तो इस तरीके से कुछ प्रोटोफिल्स मौजूद होते हैं हमारे लाइकोपोडियम के प्रोटोकॉम में, और इस तरीके का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो लाइकोपोडियम सरनम में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सिंगल सेल्ड जाइगोट या oospore जिसका निर्माण फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद होता है उससे बनता है, उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। ये जाइगोट एक डिवीजन के बाद दो कोशिकाएं बनाता है। ऊपर वाली कोशिका जो आगे डिवाइड नहीं होती है सस्पेंसर सेल कहलाती है, और नीचे की एम्ब्रियोनिक सेल जिससे कि पूरे एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इसके अंदर दोनों राइट एंगल पे डिवीजन होते हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये 4 कोशिकाएं एक ऑक्टेंट बनाती हैं एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा। 4 सेल का टीयर ऊपर की तरफ, उससे फुट का निर्माण होता है। फुट का काम गेमिटोफाइट या युग्मोद्भिद से पोषण प्राप्त करना है। नीचे वाले टीयर की 2 कोशिकाओं से स्टेम और लीव्स का निर्माण होता है। इस प्रकार बहुत से डिविजन्स के बाद एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है जिसके अंदर फुट, लीफ और स्टेम मौजूद होते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा जो गेमिटोफाइट का एम्ब्रियो है वो हमारे युग्मोद्भिद अवस्था पर ही न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है, और जो फुट है वो न्यूट्रिशन को गेमिटोफाइट या युग्मोद्भिद से एब्जॉर्व करता है। और कुछ जो हमारी स्पीशीज़ हैं जैसे कि लाइकोपोडियम सरनम, उसके अंदर प्रोटोकॉम बनता है, और ये प्रोटोकॉम के नीचे से राइजॉइड्स निकलते हैं, और ऊपर की तरफ जो हमारी लीव्स बनती हैं वो फोटोसिंथेसिस के बाहर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसके बाद एक इंडिविजुअल स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद में डेवलप हो जाती है। इस प्रकार एक जाइगोट से एक नया प्लांट बन जाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के आर्थिक महत्व क्या क्या हैं। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम आर डिफरेंटली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर लाइकोपोडियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग यूज हैं। सम स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम आर यूज इन मेकिंग क्रिसमस wreaths। इस तरीके से जो क्रिसमस का फेस्टिवल है उसके अंदर क्रिसमस wreaths बनते हैं सजावट के लिए, उसके अंदर लाइकोपोडियम की कुछ स्पीशीज काम में ली जाती हैं। लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल इज यूज्ड फॉर टेबल डेकोरेशन, और लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल का यूज़ हम टेबल डेकोरेशन में भी करते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट ऑफ लाइकोपोडियम वॉज यूज्ड एज किडनी स्टिमुलेंट इन द ओल्ड टाइम्स। पुराने समय में किडनी स्टिमुलेंट के रूप में भी लाइकोपोडियम का एक्सट्रैक्ट काम में लिया जाता था। ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव या स्मूथ या सिंप्लीफाई करने के लिए इसका उपयोग काफ़ी समय से किया जाता है, जो कि एक किडनी स्टिमुलेंट का काम करता है। The spores of Lycopodium are highly inflammable and have been used to produce stage lightning for the theaters। और थिएटर्स में स्टेज लाइटनिंग शो करने के लिए भी लाइकोपोडियम के स्पोर्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। The spores of Lycopodium clavatum are used in pharmacy as water repellent protective dusting powder for टेंडर स्किन। और टेंडर स्किन के लिए जो प्रोटेक्टिव डस्टिंग पाउडर आता है उसके काम में भी हमारा लाइकोपोडियम क्लेवेटम के स्पोर्स काम में लिए जाते हैं क्योंकि ये वाटर रेपेलेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे लाइकोपोडियम की ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, सजावट के काम में लिए जाते हैं, साथ ही साथ इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। लाइफ साइकिल पैटर्न इन लाइकोपोडियम। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में लाइकोपोडियम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 2 अवस्थाएं हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था और गैमेटोफिटिक स्टेज। एक के बाद एक अवस्था किस तरीके से आती है और इसके जीवन चक्र का क्या पैटर्न है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे।
Lycopodium is a sporophyte with distinct sporophytic and gametophytic generation which alternate with each other. पूरे लाइकोपोडियम के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं आती हैं। इसका जो मुख्य पादप है वो स्पोरोफिटिक होता है, मीन्स बीजाणुद्भिद होता है, जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इस स्पोरोफिटिक स्टेज के बाद इसके अंदर कुछ स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं और गैमेटोफिटिक या हैप्लॉइड अवस्था शुरू होती है। गैमेटोफिटिक स्टेज में गैमेट्स बनते हैं जिनके फ्यूजन से वापस स्पोरोफिटिक स्टेज आती है। तो इस प्रकार युग्मोद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था और स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक एक दूसरे से ऑल्टरनेट करते हैं, मीन्स एक के बाद एक अवस्था इनके जीवन चक्र में देखी जाती है। द प्लांट इज होमोस्पोरस। यहाँ पर लाइकोपोडियम के जो प्लांट है वो होमोस्पोरस है, मीन्स समबीजाणुक है जिनके अंदर एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। दैट इज reproduces by producing only one type of spores. The spore on germination produces gametophyte. चूंकि स्पोर्स मेयोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, इसीलिए इन स्पोर्स के डेवलपमेंट से गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद अवस्था डेवलप होती है, which in turn produces both anthrozoids and eggs in Antheridia and Archegonium respectively. और इन गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल और एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। These reproductive structures later on after fertilization produce zygote. और एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के एग सेल और एंथ्रोजॉइड्स के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है जो कि 2n होता है, मीन्स डिप्लॉयड होता है। और जैसे ही डिप्लॉयड अवस्था आ जाती है वैसे ही स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो जाती है, विच अगेन ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द स्पोरोफिटिक प्लांट। तो इस तरीके से हमने देखा कि बीजाणुद्भिद अवस्था में बीजाणु गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। गैमेटोफिटिक स्टेज में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की फ्यूजन, आर्चिगोनियम में जो गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट, उनके फ्यूजन से वापस बीजाणुद्भिद अवस्था या स्पोरोफिटिक स्टेज आ जाती है। इन दिस वे स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन ऑल्टरनेट विद ईच अदर एंड इट शोज अ डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस प्रकार से हमारे लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। Although the sporophytic phase is dominant over the gametophytic stage, और हमारे लाइकोपोडियम के जीवन चक्र का जो मुख्य भाग है वो बीजाणुद्भिद पार्ट है जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और ये जड़, तना और पत्ती के अंदर विभाजित होता है। लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल का अगर हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइकोपोडियम का जो मुख्य पादप है वो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद है जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मीन्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके रिप्रोडक्शन के कई तरीके हो सकते हैं जो कि हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़े थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रूट, ट्यूबर्स, रेस्टिंग बर्ड्स और बल्बिल्स, इस तरीके से हमारी जो लाइकोपोडियम का स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसके अंदर एक स्पोरोफाइट से वापस स्पोरोफिटिक प्लांट का ही जन्म होता है और ये एक चक्र में दूसरे स्पोरोफाइट को जन्म देते हैं। अब अगर हम बात करें स्पोर द्वारा जो जर्मिनेशन होता है या रिप्रोडक्शन होता है हमारे लाइकोपोडियम में, उसमें लाइकोपोडियम के प्लांट में स्ट्रोबिलस का निर्माण होता है। जो कोन्स होते हैं, स्ट्रोबिलाई हैं, इनके अंदर बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजियम सिचुएटेड होते हैं। इन बीजाणुधानियों में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस का प्रोसेस होता है जिससे कि n नंबर ऑफ स्पोर्स बनते हैं, मीन्स हैप्लॉइड हमारे बीजाणु या स्पोर्स बनते हैं। इनके जर्मिनेशन से गैमेटोफिटिक स्टेज या युग्मोद्भिद अवस्था बनती है। युग्मोद्भिद अवस्था में प्रोथैलस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। आर्चिगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर एग सेल का निर्माण होता है।
इन दोनों के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और ये जाइगोट वापस 2x है या डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये एक स्पोरोफिटिक स्टेज की शुरुआत है। और इस तरीके से एक जाइगोट से वापस हमारे लाइकोपोडियम के स्पोरोफिटिक प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार लाइकोपोडियम के जीवन चक्र में दोनों अवस्थाएं, स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज, एक के बाद एक आती है, मीन्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ये हम डायग्राम क्लियरली देख सकते हैं, इसमें पिक्चर्स हैं जिसके थ्रू हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद ये लाइकोपोडियम का है, जिसके अंदर हमारा मुख्य पादप जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारा एरियल शूट है उसके टिप पर मौजूद होते हैं, जिसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। इसमें बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजियम होते हैं, जिनके अंदर स्पोर मदर सेल्स मौजूद होती हैं। ये स्पोर मदर सेल्स बाद में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। इन बीजाणुओं से गैमेटोफाइट यानी कि हमारे युग्मोद्भिद अवस्था का डेवलपमेंट होता है और इस गैमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम मौजूद होते हैं। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनियम में एग सेल्स का निर्माण होता है और इनके फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और ये फिर जाइगोट हमारा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद हैं और इस जाइगोट के द्वारा वापस एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफिटिक प्लांट या बीजाणुद्भिद अवस्था आ जाती है। इस प्रकार लाइकोपोडियम के जीवन चक्र में स्पोरोफिटिक स्टेज के बाद गैमेटोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज के बाद स्पोरोफिटिक स्टेज एक के बाद एक आती है। इसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि हमारे लाइकोपोडियम के गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण किस तरीके से होता है और ये ऊस्पोर या जाइगोट एम्ब्रियो में किस प्रकार से डेवलप होता है और एम्ब्रियो एक नए स्पोरोफिटिक प्लांट में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ हमने बात की लाइकोपोडियम की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व क्या है और लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस प्रकार का होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।